सभी साथियों को नमस्कार। प्रदीप भाई, रामविलास, रवि भाई, सभी साथियों को नमस्कार। रवि, निषाद भाई, ज़रा इसको शेयर कर दो, सब जगह ग्रुप में डाल दो, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो जुड़े नहीं हैं। बाद में कहते हैं कि हमको लिंक भेज दो, तो आप एक बार भेज दीजिए। पंकज भैया नमस्कार। ब्रजेश प्रजापति भाई नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं, तो अब हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। जजमेंट एक बार ओपन कर लें। तो साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो बहुप्रतीक्षित जजमेंट था वो अपलोड हो चुका है, स्पेशल अपील का। आशीष भैया नमस्कार, फिरोज भाई नमस्कार। और जितना हम लोगों ने सोचा था उससे कहीं बढ़ करके जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो सारी की सारी हैं। तो एक बार शार्ट में जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होंगी, क्योंकि जजमेंट सामने है। तो पहली चीज़ तो जो स्पेशल अपील का जो खंडपीठ का निर्णय है वो सीधा सीधा पहला तो ये है कि जो पुरानी जो सेलेक्ट लिस्ट है उनको टोटली इग्नोर कर देना है, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उसके स्थान पर एक नई सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी है, पहली चीज़। अब वो सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर कैसे करनी है, उसमें जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं, जिसमें हाई स्कूल से लेकर के इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या बीटीसी, एटीआरई, इन सब की कंबाइंड जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर जिनका चयन होगा सेलेक्ट लिस्ट में, उन में से जो हाई गुणांक वाला होगा वो अगर अनरिजर्व के बराबर उसका कट ऑफ है तो वो अनरिजर्व में जाएगा, अदरवाइज वो 27% कोटा के अंतर्गत रहेगा। जो रिट कोर्ट का डिसीजन था वो भी हमारे फेवर में था, लेकिन उन्होंने जो एक बैरियर सेट कर दिया था एटीआरई का, उसको डिवीजन बेंच ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और अपने जजमेंट में लिख दिया है कि सिंगल बेंच ने उस जजमेंट में गलती से या कुछ भी है, उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ जो जजमेंट नहीं दिया है, इसलिए जजमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मोटा मोटा यह है कि पूरी लिस्ट पुरानी ख़त्म हो चुकी है, एक नई लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जिसमें एटीआरई को एक ट्रेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन कह सकते हैं या एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह सकते हैं, उसको सिर्फ माना है, उसको एज ए रिजर्वेशन नहीं कंसीडर किया है डिवीजन बेंच ने। ठीक है, तो एटीआरई को केवल एक पात्रता परीक्षा मानते हुए, एक एलिजिबिलिटी मानते हुए, एक क्वालिफिकेशन मानते हुए, वो भी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के तरीके से उसके मार्क जुड़ रहे हैं। उसके आधार पर एक क्वालिटी पॉइंट मेरिट बनाई गई कंबाइंड, उसमें जो अनरिजर्व के बराबर जाएगा उसको ओवरलैप करना है और फिर सेलेक्ट लिस्ट बनाते हुए नई लिस्ट जारी करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी पॉइंट, कैटेगरी, जो भी सारी चीज़ें हैं उनको कंसीडर करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जजमेंट में लिखी हैं। अभी मैं पैरावाइज आपको बता दूंगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़, जब नई सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी है, उस नई सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करने के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट बाहर जाएंगे। सबसे बेहतरीन बात इस जजमेंट की यही है कि डिवीजन बेंच ने उन लोगों के खिलाफ जो इलीगल अपॉइंटीज इस पूरी सेलेक्ट लिस्ट में हैं, उनके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रखी है। उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया है कि 3 महीने में नए लोगों को, मतलब जो नई चयन सूची बनेगी उसके हिसाब से अपॉइंट करना है, सेलेक्ट करना है और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट देनी है। और इस दौरान अगर 3 महीने में
आप सेलेक्ट लिस्ट नहीं बना पाते हो, फिर भी जो पुराने वर्किंग टीचर्स हैं उनको अगर सेलेक्ट लिस्ट बन जाती है तो वो तत्काल प्रभाव से बाहर हो जाएंगे, फिर उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर सेलेक्ट लिस्ट नहीं बन पाती है 3 महीने के अंदर और कुछ आगे समय बढ़ता है, तो उसके लिए सरकार ने बच्चों का नुकसान ना हो इसके लिए कहा कि नए सत्र तक जो है जो पढ़ा रहे हैं उनको छूट दी जा सकती है स्टेट के द्वारा मैक्सिमम, वो भी तब तक जब तक नया सत्र शुरू नहीं होता। लेकिन अगर सरकार नई सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर 3 महीने में कर लेती है तो नए सत्र तक आने की बारी ही नहीं आएगी। उससे पहले ही जो लीगल कैंडिडेट अभी तक मुकदमेबाजी कर रहे थे, धरना कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, अगर उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने इलीगल अपॉइंटेज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई है, बल्कि केवल ऐसे बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाई कि उनके पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम जो बात उनके लिए कही है वो यही कही है कि नए सत्र तक आपको टीचर्स की व्यवस्था कर लेनी है, चाहे वो सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर के दौरान करके आप कर लीजिए। अगर सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करने में देरी होती तब भी आपको नए सत्र से पहले ही उनको अपना जो है खेल खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये डिसीजन केवल इस भर्ती के लिए नहीं लागू हो रहा है, ये इस डिसीजन ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, चाहे वो बेसिक शिक्षा में तो बदलाव लाएगा ही लाएगा, बल्कि जो अन्य रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैं, भर्तियां हैं, उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। अदरवाइज इस जजमेंट में अगर कहीं पर हम लोग शिथिल पड़ जाते हैं, हमारे अगेंस्ट आ जाता है, कुछ होता, तो इस जजमेंट का इतना दुरुपयोग करने की तैयारी में थे नौकरशाह उत्तर प्रदेश के, जिसकी कोई जवाब नहीं। ये एक जजमेंट नहीं, ये उस डिक्टेटरशिप, उस तानाशाह सरकार के गाल पर इतना तेज झन्नाटेदार तमाचा है जो खुद को ही भगवान समझते थे और दलित पिछड़ों की लगातार न केवल संवैधानिक अधिकारों को छीन रहे थे, बल्कि नौकरी के रास्ते, रिक्रूटमेंट में जो उनके अधिकार थे, जो उनकी सीटें थी, उनको अन्य लोगों से भर रहे थे। कभी नन फाउंड सुटेबल के करके भरते हैं कि कोई भी उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला, कभी ओवरलैपिंग के आधार पर, कभी पात्रता परीक्षा को रिजर्वेशन बना करके भर्ती कर ओवरलैप होने से रोकते थे। कि कभी टीईटी को मान लिया गया कि फर्स्ट स्टेज है, इससे पहले जजमेंट हुआ था उसमें टीईटी को कहा था कि यही रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद जब उसमें नहीं ये जीत पाए तो यहाँ पर लेकर के आए एटीआरई की, चलो एटीआरई में इनको हम पटक देंगे। लेकिन जब लड़ाई और मेहनत और नीयत साफ होती है तो इस तरीके के निर्णय न्यायपालिका के कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो वास्तव में एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो न्याय के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उनको ये भरोसा रहता है कि कम से कम हमको न्याय मिलेगा। वो इसी तरीके के जजमेंट से प्रूफ होता है और यही जजमेंट आम जनमानस में, आम अभ्यर्थियों के मन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करते हैं कि कम से कम चलो हमें न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। और उसकी एक बानगी आज के जजमेंट में है कि कल तक जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कोई लीगल अपॉइंटेज बाहर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी खुले मंच से किस तरह से कह रहे थे। मुझे बड़ा दुख होता कि एक खुले मंच से हमारा मुखिया ये कह रहा है कि फलानी भर्ती में इतने ओबीसी हो गए, ढमाकी भर्ती में इतने एससी हो गए। अरे अगर एससी ओबीसी हो ना अलग बात है, अगर अनरिजर्व में कोई बंदा जा रहा तो ओबीसी एससी में नहीं काउंट होगा, वो कैटेगरी में नहीं काउंट होगा। वो तो अपनी क्षमता के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मेधा के बल पर जो है अनरिजर्व सीट पर फाइट कर रहा है। और अनरिजर्व सीट किसी की बपौती नहीं, उनको आप किसी भी तरीके से किसी वर्ग विशेष की सीट के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आप एससी की सीट कहिए या ओबीसी की सीट की। वो तो अनरिजर्व है, अनारक्षित है, उसमें कोई भी जा सकता है, ओबीसी भी जा सकता है, एससी भी जा सकता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड भी जा सकता है, अनरिजर्व कैंडिडेट भी जा सकता है, सब। तो वो तो ओपन कंपटीशन है, जो लड़के पाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे इस भर्ती में जो वास्तव में लड़ने वाले लोग थे, उनको, जिनको अनरिजर्व सीट पर जाना चाहिए था, उनको कितनी ताकत से, कितनी
अपने जो अधिक पावर्स था उनका दुरुपयोग करते हुए किस तरीके से उनको रोक दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जो बच्चे 27% में जाकर के फिक्स होना चाह रहे थे, जिनकी जो 27% में सेलेक्ट हो सकते थे, उनको इतने सालों से लगातार धूल फांकने पर मजबूर कर दिया, जाड़ा गर्मी बरसात में लाठी खाने को मजबूर कर दिया और इतना मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन इस जजमेंट ने प्रूफ कर दिया कि हम लोगों की जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं इस आताताई सरकार के साथ साथ उस मानसिकता से भी थी जो इस चक्कर में थी कि हम इनको मेंटली ब्लॉक करके इस भर्तियों में ना केवल आरक्षण देंगे बल्कि आगे भी इस तरीके के क्रियाकलाप करते रहेंगे ताकि जो ओबीसी एससी थोड़ा आरक्षण पा करके समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं उनको आने ही नहीं देंगे, बल्कि उनकी आने वाली जनरेशन को ही खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे अब उच्च पदों पर जब वही लोग बैठे हैं तो नीचे वालों के लिए कहीं भी कोई पॉलिसी नहीं बन सकती है। लेकिन पहली बार जो लोग इस जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो उनको ये एहसास होगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने हम ना केवल हम लोगों को बल्कि बहुत बड़ा एक हथियार दे दिया है। जो लोग टीवी चैनल पर बैठ करके कहते थे ना कि कितनी बार आरक्षण लोगे, अब आकर के बोले कि कितनी बार आरक्षण लेंगे, उनको बताते हैं कि कितनी बार आरक्षण लेंगे। ये जजमेंट उनके मुंह पर ठूंसने लायक जजमेंट है कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बता दिया कि कितनी आरक्षण। पहले तो ये समझो कि आरक्षण कहते किसे हैं और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंट किस भर्ती में किस तरीके से लागू होगा, वो इस जजमेंट में सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये जजमेंट एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग स्पीड पोस्ट करेंगे। अब आप बताइए कि कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितनी आप मिल रहे हैं। अगर इतना ही आप पाक साफ हो, इतना ही आप क्या कहा जाता है कि कहते हैं कि हमारी जो सारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं, तो अगर आपकी औकात हो तो इस तरीके से लिस्ट जारी करके आप दिखा दीजिए कि कितनी पारदर्शी तरीके से लिस्ट हुई है। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय पर निश्चित रूप से हमारा लोगों का जो विश्वास है आज बहुत सुदृढ़ हुआ है कि कम से कम हम लोग जिस उम्मीद के साथ गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया। सिंगल बेंच में आप लोगों ने देखा एफिडेविट सरकार का क्या है कि भर्ती क्रिस्टल क्लियर हुई, वहाँ भी हम लोग लड़ाई लड़े और वहाँ पर जाकर के एक बैरियर सेट कर दिया गया एटीआरई का। उसके खिलाफ हम लोग डिवीजन बेंच में कितनी दमदारी मजबूती के साथ लड़े। ठीक है, कौन कौन लड़ा, कहाँ कहाँ लड़ा, मैं अब किसी भी बात पर खुद को क्रेडिट लेना या किसी क्रेडिट लेने की बात ही नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमारे साथ के लोग थे, हमारे समाज के लोग थे, हमारे साथ के लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने तक ने कह दिया कि हम लोग एटीआरई नहीं जीत सकते। ठीक है, उनका उद्देश्य सिर्फ था कि किसी तरीके से टीटी बच जाए। वहां पर भी मैंने कहा था कि अगर हमारे बूता होगा तो एटीआरई हम जीत के दिखाएंगे, और ये जीत हमारी नहीं बल्कि हमारे पीछे खड़े हुए उन सैकड़ों अभ्यर्थियों की है जिनको ये विश्वास था कि निश्चित रूप से हम लोग एटीआरई जीतेंगे। और इसीलिए जो अपील अलाउ हुई है, आप लोग देखिए, महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी अपील बाकी सारी कॉपी पेस्ट हुई है। और जो आप उठा करके देख लीजिए सारी चीज़ें जो हम लोग आप चाहे क्वालिटी पॉइंट्स वाला देख लीजिए, चाहे हमारा आर्गूमेंट देख लीजिए जिसमें हमने कहा कि कैटेगरी वाइज क्वालिटी पॉइंट कुछ भी नहीं डिस्क्लोज किया गया, वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हमारा जो जजमेंट में सारा चीज़ कोटेड है। और आप ये मान के चलिए कि इस जजमेंट को सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, कहीं ना कहीं उसको अब अपने जो है भागना ही पड़ेगा। भागना इन द सेंस कि इस जजमेंट को कंप्लायंस करना कहीं ना कहीं इन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तब इनको अब पता चलेगा कि वास्तव में कि कितना गलत कार्य इस सरकार ने किया था। ठीक है, तो हमारे साथ के जितने भी साथी लोग हैं, ठीक है, जो लोग अभी तक ये सोचते थे कि भैया क्या होगा एटीआरई जीते, बहुत सारे हतोत्साहित हुए थे कि एटीआरई में कुछ नहीं हो सकता, लिस्ट कहाँ रद्द हो जाएगी, अवैध कहाँ बाहर हो जाएंगे। सब कुछ हुआ है, लिस्ट भी रद्द हुई है, अवैध भी बाहर हुए हैं, एटीआरई भी हम लोग जीते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का खंडपीठ का डिसीजन आया है,
ये आने वाली भर्तियों और उत्तर प्रदेश सरकार की जो दलित पिछड़ा विरोधी मंशा है उसके विरुद्ध ये बहुत बड़े हथियार का काम करेगा। और अब कोई भी रिक्रूटमेंट होगा, ये बिल्कुल आप जान लीजिए, ये रिक्रूटमेंट केवल ये आदेश केवल 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, बल्कि अब जो भी रिक्रूटमेंट भविष्य में होगा उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार एक बार ये जरूर सोचेगी कि हम कम से कम दलित पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, वरना अब इस जजमेंट के साथ जितनी इनकी भद्द पिटनी है वो अब आने वाले समय में इनको दिखाई देगा। और हमें लगता है कि इस जजमेंट के खिलाफ सरकार बहुत जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेट के इधर उधर भागने के प्रयास में रहेगी, और संभवतः इससे पहले ऐसे उनके दामाद जो ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया में हैं वो भागने की फिराक में रहेंगे, लेकिन उनको कुछ मिलने वाला, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला होगा। अगर कुछ हो पाएगा तो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश भागेगी, तभी हो पाएगा, लेकिन वो भी इस शर्त पर हो जाएगा कि कम से कम जो कैंडिडेट जिनका अधिकारों का हनन हुआ वो उनको भी कुछ न कुछ मिले। हमको कहीं कुछ नहीं कहना है, हमको जो कुछ कहना था रिट कोर्ट में हमने कह दिया, हमको जो कुछ कहना था डबल बेंच में कह दिया, और सब कुछ हमारे फेवर में आ गया है। अब सरकार कहीं जाए, लीगल अपॉइंटीज कहीं जाए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ इतना कहेगा साहब हमें बता दो हम कहाँ भूखे मरेंगे जा करके, बस कि आप इलीगल अपॉइंटीज को तो भर लिए, 19,000 20,000 सीटों का नुकसान तो कर दिए, सब ठीक है, इलीगल अपॉइंटीज को भर दिए, तो अब अगर उनको प्रोटेक्शन दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है हमको भी कहीं ना कहीं सुना जाएगा, और हमारे जो अधिकारों के लिए हम लोग चिंतित रहते थे ना कि कहीं ऐसा ना हो सरकार ये खेला कर दे वो खेला कर दे, सब कुछ खेला हो गया उनके साथ में। और ये जजमेंट जो जस्टिस मसूदी साहब, जस्टिस बजराज साहब में है वो बहुत बड़ा जजमेंट है। हम लोग अपने बाप दादाओं से कभी कभी सुनते थे कि जो क्षत्रिय होते हैं, ऐसे बीपी सिंह साहब थे, उन्होंने 27% रिजर्वेशन हम लोगों को दिया था, कि इन लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत न्याय भावना होती है, वो इस जजमेंट में दिख गई है। अदरवाइज हम लोग तो चूँकि जो जस्टिस मसूदी साहब के अतिरिक्त थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सशंकित थे, लेकिन आज वो शंका ये दूर हो गई कि अगर आप सच के साथ में और आप सही लड़ाई लड़ रहे हो तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब एक जजमेंट की जो खास बातें वो भी मैं आपको पढ़ करके एक बार बता देता हूँ। अगर आप पॉइंट नंबर 62 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ डिवीजन बेंच ने लिख दिया है कि द स्टेट गवर्नमेंट authorities shall prepare a select list of 69,000 candidates for appointment as assistant teacher on the basis of ATRE 19 as per appendix 1 to the service rule 1981 FRS, ignoring the select list dated so and so। कि मतलब जो पुरानी एक लिस्ट है 1/6/2020 की और 5/1/2022 की, इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर देना मतलब इनको ख़त्म कर देना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सिंगल जज है उन्होंने इस लिस्ट को क्वेश कर रखा है, यानी कि जो पुरानी सिलेक्ट लिस्ट रही हैं 1 जून 2020 की उसको और 6800 को उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से इग्नोर करना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक फ्रेश लिस्ट बनानी जिसमें ATRE और क्वालिटी पॉइंट्स के आधार पर मेरिट बनेगी, और उसमें जो टोटल कंबाइंड मेरिट बनेगी उसके आधार पर जो अनरिजर्व में जाएगा वो अनरिजर्व ट्रीट होगा, बाकी जो कैटेगरी में जाएगा वो कैटेगरी में ट्रीट होगा। आप ये बैरियर नहीं सेट कर पाओगे कि ATRE जो है वो 65-60। अब इसके विषय में कहाँ तक कोर्ट ने लिखा है, उसमें 60-65 का उसने खेल ही खत्म कर दिया। उन्होंने ATRE को किस बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया है, वो डिफाइन किया है इन्होंने, कोर्ट ने इस पॉइंट नंबर 61 में कि वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द मार्क डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटायर प्रोसेस, कि जो मार्क इंटायर प्रोसेस में रहेंगे दैट इज ATRE 19 कपल्ड विद अदर क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड वुड सर्व द ब्रॉडर एंड रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन 36। जो हम लोग कोर्ट ने कहा था कि जो रूल, हम लोग इस पर बहस भी किए थे और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो ब्रॉडर वे में है रिजर्वेशन का लाभ, यानी रूल 36 का जो लाभ है वो ब्रॉडर वे में तभी मिलेगा जब इंटायर प्रोसेस के तहत मार्क जुड़ेंगे,
उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगी और ATRE होगा, तो वहाँ पर रिजर्वेशन माना जाएगा, ना कि केवल ATRE लेवल पर। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है और इसके खिलाफ इतनी जल्दी कोई रिलीफ किसी को मिलने नहीं जा रही। इसके अलावा पॉइंट नंबर 60 में कोर्ट ने लिख दिया है 60 में, सिंस एज पर रूल्स मेरिट लिस्ट इज स्टैट्यूटरली डिफाइंड एंड द लिस्ट हैज टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी पॉइंट मार्क फ्रॉम द इंक्लूसिव स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन द अपेंडिक्स 1, देयरफॉर द व्यू टेकन बाय द लर्नर सिंगल डज नॉट सीम टू बी ए करेक्ट व्यू विद इन द प्योर व्यू ऑफ लॉ। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, डिवीजन बेंच ने, कि जो सिंगल बेंच ने अपना व्यू लिया था वो कानून के अनुसार और अपेंडिक्स 1 के अनुसार करेक्ट नहीं, वो गलत है। और इसी के हिसाब से उन्होंने, डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें राघवेंद्र प्रताप का भी उन्होंने जिक्र कर दिया है, कट ऑफ वाला, कि अब कुछ लोग कहेंगे कट ऑफ, अब तो कट ऑफ चेंज नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि कट ऑफ तो इससे फिक्स हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर पॉइंट नंबर 57 में भी लिखा कि द रूल ऑफ माइग्रेशन वुड ओनली कम इनटू प्ले ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल मेरिट। कोर्ट ने यहाँ पर भी लिख दिया है कि जो माइग्रेशन है वो केवल ATRE के लेवल पर नहीं होगा, माइग्रेशन ओवरऑल जो मेरिट होगी कैंडिडेट की, उसके आधार पर माइग्रेशन होगा। मतलब कहीं पर उन्होंने कोई पॉइंट ये नहीं छोड़ा कि कहीं पर कोई काउंसिल ने जो क्वेश्चन रेज किए थे, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, स्टेट ने भी हमारे खिलाफ खुल के बहस की, भसीन साहब ने, असी चतुर्वेदी साहब ने, अमरनाथ त्रिपाठी साहब ने, परिहार साहब ने, मतलब पूरा एक पैनल उनकी तरफ से था। उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए हमारे खिलाफ। उन सबका जवाब ना केवल हमारे काउंसिल ने किया, बल्कि उन्हीं के आधार पर जो है डिवीजन बेंच ने भी इस जजमेंट में पूरा का पूरा लिखा है कि किस तरीके से वो लोग गलत थे, हम लोग सही हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो माइग्रेशन, वो लोग बार बार चिल्ला रहा था कि ATRE का माइग्रेशन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि माइग्रेशन क्वालिटी पॉइंट यानी इंटायर प्रोसेस के तहत होगा, उसका भी जवाब उन्होंने लिखा है। इसके अलावा बाकी सारे रूल्स के हैं, और उन्होंने पॉइंट नंबर 55 में जो UPSC का रूल लेकर के ये लोग आए थे कि उसमें ATRE फर्स्ट फेज हो गया, कंबाइंड वो TET फर्स्ट फेज हो गया, ATRE सेकंड फेज हो गया, उसको भी इन्होंने को डिवीजन बेंच ने ठिकाने लगा दिया है कि यहाँ पर ये फर्स्ट फेज सेकंड फेज है ही नहीं, बल्कि इन सबका कंबाइंड मेरिट बन नहीं, वही फर्स्ट और लास्ट यानी पहला और आखिरी फेज है। ठीक है, और इसको उन्होंने कई तरीके से और डिफाइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं, कहीं कहीं पर जैसे अगर ATRE को रिटर्न मान लिया जाए तो बाकी इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू और रिटर्न को मिला करके जब मेरिट बनेगी तो उसको जो है उसके आधार पर चयन होगा, तो रिजर्वेशन वहाँ पर दिया जाएगा। ये भी उन्होंने कोर्ट ने हर चीज़ इसमें डिफाइन कर रखी है। तो बहुत ही अच्छा जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन है, जो उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती में इस जजमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। अभी 30-33 वाला मुकदमा चल रहा है, शायद 68,500, उस पर भी ये रोल प्ले करेगा बहुत बड़ा। ठीक है, और इसी आप लोग देखिएगा 68,500 का भी डिसीजन जो आएगा वो इसी जजमेंट के परसुआंस में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जजमेंट 50 पेज का है। ठीक है, लगभग 12-13 पेज में तो अपीलें लिस्टेड हैं, बाकी 34-35 पेज का जजमेंट। हम लोग पहले 50-60 का पेज का बता रहे थे। और ये जजमेंट, इसमें जिसको बोलते हैं क्रस्ट है, मतलब पूरा निचोड़ है सिंगल बेंच का। अन्य जितने मुकदमे, इसमें सिर्फ हर एक लाइन अपने आप में निचोड़ है। कुछ भी मतलब जो मैंने पूरा जजमेंट पढ़ लिया है, तो जो भी जजमेंट पढ़ा है, इस जजमेंट में कहीं पर भी कोई कथा कहानी नहीं लिखी गई है। जो भी लिखा गया एकदम सॉलिड लिखा गया है, और कोई भी घुमाने फिराने वाली बात उसमें नहीं की है। टू द पॉइंट हुआ है, जैसे टू द पॉइंट मसूदी साहब जजमेंट करते हैं उसी के अनुरूप जो है जजमेंट है। क्योंकि अगले साल रिटायरमेंट भी है जज साहब का, तो हम लोग सोचते थे कि शायद तटस्थ रह करके एक सेफ प्ले कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उन्होंने जजमेंट दिया है, वास्तव में मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन लोगों को मतलब इतना बढ़िया जजमेंट टू द पॉइंट आएगा।
क्योंकि हर चीज़ जो हमने बहस करी है, हर चीज़ उन्होंने ना केवल नोट करी थी बल्कि उसको जजमेंट में भी नोट किया है। और आप लोग जजमेंट जब पढ़िए तो उसमें सब कुछ लिख कर रखा है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। बाकी जितने भी साथी हैं, अब अभी तक हमको नचा रही थी स्टेट, अब स्टेट नाचेगी। वो खुद जो है अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, पूरा घोटाला उसका जो है सामने आ चुका है। 6800 दे करके पार्सली रेक्टिफाइड तो उसने कर ही दिया था। अब चूंकि पूरी तरीके से सीटें देनी थी, अब देगा 20,000 सीटों के लिए जो हमारी बात है वो पूरी तरीके से इससे क्लियर हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं मसूदी साहब के दिमाग में बियॉन्ड 69,000 का बैरियर वाला जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन था वो उनके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि कुछ अपोजिट पार्टीज ने उसको दिया भी था। इसलिए शायद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ तो कुछ नहीं हुआ, जितना बहुत अच्छा है कि यहाँ पर ही वो सब सेटल कर देते हैं। लेकिन बियॉन्ड 69,000 होने के कारण यहाँ पर ही उसको जो रायता सिमटना चाहिए था वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन फिर भी सब कुछ समेट दिया है। न्यायपालिका से ऊपर जो नौकरशाही है, जो सरकार है, वो नहीं हो सकती। ये आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हमको दिखा दिया कि वास्तव में अभी भी अगर हम लोग या हमारे समाज के लोग या देश प्रदेश के लोग ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें न्यायपालिका से न्याय मिल जाएगा, तो इस तरीके के डिसीजन उनको और जो है ये भरोसा दिलाएंगे कि हाँ उनको न्याय मिलेगा। तो ये सारी बातें हैं, सारा जजमेंट सब कुछ क्लियर हो गया है। और बहुत जल्दी ही जो अवैध हैं, जो सरकार है, जो इलीगल अपॉइंटीज हैं, वो सब दौड़ते भागते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा रिलीफ इसलिए दे दिया कि हाँ जब तक अपॉइंटमेंट नए ना हो जाए तब तक जो पुराने हैं उनको थोड़ा सा सत्र तक का कह सकते हैं, लेकिन नहीं किया कि पता चला स्कूल से निकले कि चलो भैया छुट्टी हो गई, घर तक आके पहुँचे वो टीचर ही नहीं रहे। तो ये जजमेंट तो यही है कि अगर सरकार चाहे तो 2-4 दिन में ही लिस्ट रिवाइज करके नए लोगों को अपॉइंटमेंट दे देंगे, उनको बाहर करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वो नए सत्र तक ही जाए। ये तो मैक्सिमम छूट दी है बच्चों की वजह से कि अगर किसी कारणवश जो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती हैं, जैसे भर्ती प्रक्रिया में पूरा लिस्ट और करके काउंसलिंग, मतलब जो भी है चीज़ें, उसमें अगर कुछ टाइम लगता तो भी उनको मैक्सिमम उतना टाइम है उससे पहले उनको बाहर कर ही देना है। नहीं बाहर करेंगे तो उस टाइम पीरियड के बाद स्वतः वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी जजमेंट 3 महीने बाद अगर उस पर इंटरिम ऑर्डर नहीं होता तो वो फाइनलाइज हो जाता है। फिर जो है उनको अपने आप स्वतः वो जो है बाहर हो जाते हैं। इसलिए उनको जो भी प्रक्रिया पूरी करनी है वो इसी पर्टिकुलर समय में पूरी कर लेनी है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ बहुत जल्दी दिल्ली से दौलताबाद लोग भागते दौड़ते नजर आएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ लगभग जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिख दी हैं। और बाकी जितने भी हमारे साथी जुड़े रहते सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने हमारे साथी हैं कि हमारे साथ खड़े रहे। और इस लड़ाई में जहाँ पर लगभग हम लोग मतलब कल्पना के अजूम करिए कि हम लोग कहाँ पर थे और आज कहाँ पर आ करके गिरे। एक समय लग गया था कि सब कुछ खत्म हो गया था, सरकार ने आपस में 2 फाड़ करवा दिया था, सिलेक्ट लिस्ट जारी कर दी 6800 की, ये होगा कि 6800 हो गए। फिर हम लोगों को अछूत समझा जाने लगा कि अरे ये तो लो मेरिटोरियस है, हम तो 6800 वाले हैं, हम तो खुदा हैं, क्योंकि हमारा लिस्ट में नाम छप गया है। वहाँ पर भारती पटेल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में काम खत्म कर दिया। उसकी अपील बनी राहुल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, वहाँ से 1 सीट पर 2 लोग नहीं हो सकते, वो भी हुआ। वहाँ से हम लोग खींच करके लाए जबड़े से, और यहाँ पर स्पेशल अपील में आकर के वो सब कुछ मिल गया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इतनी सीटें मिलेंगी ही मिलेंगी। और इन सब के बीच में बहुत सारे लोग हर तरीके से मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, चाहे वो टार्चर करना हो, चाहे फेसबुक पर फर्जी आईडी बना करके गाली देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हर तरीके से कर लिए। लेकिन फाइनली आज उन सबको भी एहसास हो गया कि उनके लिए अगर कोई लड़ा है तो कैसे लड़ा है। बाकी तो स्कॉर्पियो से लेकर के, फॉर्च्यूनर से लेकर के बहुत सारे हो गए। लेकिन वास्तव में मैं खुद पे घमंड नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि इन लोगों का औकात नहीं थी कि एक लाइन लिखवा जाते स्पेशल अपील में। ये मैं बताता हूँ, स्पेशल अपील नहीं फाइल कर सकते थे ये लोग। ठीक है, तो वो सब तो खैर ठीक है, लेकिन इन्हीं में से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे
कि अब ATRE पर कुछ नहीं होगा। एक वो बैल कह रहा था ATRE का ये नहीं चेंज होगा, बेटा ये तो चेंज हुआ है, पूरा पूरा तुम्हारे गुड़ा गढ़ चेंज हो गया है। ठीक है, मैंने कभी भी किसी को, जब तक उपलब्धि हाथ में नहीं आती है तब तक मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आज है इसलिए बोलता हूँ कि जब भी किसी के उसमें बोलो तो जबान और दिमाग, जब दिमाग शांत रहना चाहिए और जबान कम चलनी चाहिए। ठीक है, मुझे आज भी याद है, मैंने हमारे साथ के जितने लोग जो फ़ोन पे बात करते हैं, मैंने कहा था जिस दिन उस कोर्ट में बहस हो रही थी, क्या नाम, वो चौधरी थे, सर विवेक चौधरी साहब थे या कोई हाँ उन्हीं की कोर्ट थी। जब CSC, अब नाम नहीं लूँगा नहीं तो आप लोग जान जाओगे कि रणविजय साहब थे, कि उनकी और अन्य लोगों की इतनी कुटिल मुस्कान देख करके मेरा खून और कलेजा सब एकदम फट गया था। उसी दिन हमने सोचा था कि कहीं ना कहीं हमको उसको पाल करके इनको उसका जवाब देना है, और आज उसका जवाब उन लोगों को भी मिल गया होगा कि इतना पर डेट वो लोग 5-5 लाख 6-6 लाख रुपए ला करके काउंसिल खड़ा करते थे, और उन आज जा करके अपने एक जो कुछ अपने लिए कुछ नहीं करवा पाई, स्टेट एक लाइन नहीं लिखवा पाई, और हम लोगों ने सब कुछ करवा लिया, ना केवल ऑपरेटिव पोर्शन में बल्कि सारी चीज़ें। ठीक है, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं बहुत कष्ट रहा, लेकिन कहते किससे, न तब कहा ना आप कह रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि तकलीफ हमको 6800 की लिस्ट आने पर भी जो हमारे साथ के लोगों की हुई थी तब भी उसका रिजल्ट मिला, चाहे जब स्पेशल अपील में थे तब भी जो लोग हंस रहे थे हम लोगों के ऊपर कि दूसरे बेवकूफ़ हैं, लेकिन आज हम हंसेंगे, जब जाएंगे तो निश्चित रूप से उनसे मिलेंगे जा करके स्पेशली और जजमेंट रिसीव कराएंगे, साहब रिसीव कर लिए, तब हम हंसेंगे। ठीक है, और उनको खुद उनकी हंसी का परिणाम मिल गया होगा कि वास्तव में ये अहिर गडरिया धोबी धानुक पासी चमार को वो लोग क्या समझते थे कि एकजुट होकर के ये लोग नहीं लड़ पाएंगे आपस में। हमने एक रोटी फेंक दी 6800 की, अब तो आपस में कट मर जाएंगे, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो सब कुछ सही रहता है, और उसी का परिणाम है कि इतना सब कुछ घाल मेल होने के बाद आज फाइनली एक चीज़ पर ही आकर के सब कुछ डिपेंड हो गया था, दैट इज ATRE। और आज की डेट में इग्नोरिंग ऑल लिस्ट हो गया कि मतलब जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर अन्य लोग भी हैं, वहीं पर सब लोग भी हैं। अभी भी कुछ कहने के लिए शेष नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे अगर कुछ इस भर्ती में होगा क्या, अभी सब पूरा सब भागता हुआ अमला आपको दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब आप लोग देखिएगा कि कितना बड़ा डिसीजन है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तब तक कोई भी साथी परेशान ना हो, हताश ना हो, और हम लोग पूरी तरीके से जीत चुके हैं। ठीक है, और जिसकी 100 बार गर्ज होगी वो हमको बुलाएगी कि भैया आओ, चाहे वो किसी अपील में जाए, चाहे वो अन्य रास्तों पर विचार करें, बिना हमारे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिना हमारे इसलिए होगा क्योंकि आपको फिर लिस्ट पूरी रद्द करनी पड़ेगी, और वो आपकी बस की है नहीं। क्योंकि एक तरफ तो आप दलित पिछड़ों से दुश्मनी लिए घूम ही रही हो, उनसे भी ले लोगे क्योंकि वो तो तुम्हारे दमादी हैं, उनको क्यों कहने लगोगे, तब सोचोगे कि ये तो हमारे घर के हैं। अगर उनको बाहर ही इतनी आसानी से करना होता, इसीलिए हर जगह आपने उनको प्रोटेक्शन दिया, क्या है नौकरी में हो, चाहे उनकी तरफ से प्राइवेट काउंसिल हायर करने में, हर तरीके से प्रयास किया। लेकिन आज जा कर के इतना संतुष्टि मिल गई कि जिन लोगों ने बहुत हतोत्साहित किया कि हाँ नहीं जीत सकते, इनवैलिड नहीं बाहर हो सकते, कुछ नहीं हो सकता, उनके मुंह पे जरूर तमाचा हो गया। जो उन लोगों ने कहा सब कुछ गलत हुआ, सारी चीज़ें गलत हुई। अभी कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे अच्छा BED वालों के लिए तो देवेश शर्मा वाला हट हो चुका, ये भी लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, फिर हतोत्साहित करेंगे। लेकिन हमको किसी बात पर हमने हमेशा ये सोचा कि मुंह से जवाब देने के बजाय अगर जहाँ तक संभव हो अगर कुछ रिजल्ट के रूप में मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ऐसे लोग भी आएंगे, फिर अपना ज्ञान देंगे, उनसे नहीं कि BED वालों को देवेश शर्मा, फलाना शर्मा, ढमाका शर्मा। लेकिन इतना हम जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है कि अगर एक रिक्रूटमेंट में 2 नियम नहीं हो सकते, एक रिक्रूटमेंट में एक साथ में 2 नियम नहीं हो सकते। इसका अभी पिछला जजमेंट ही आप उठा करके देख लीजिए, जो 12460 का था, जिसमें पहले जिले वाली मेरिट लिस्ट बनी थी, वो सर उस तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इसीलिए स्टे कर दिया था कि आप 2 लिस्ट नहीं बना सकते। उसी तरीके से एक ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस में
एक तरफ आप करोगे दूसरी तरफ नहीं करोगे, ये कहाँ लिखा है? तो ये सब बातें हैं, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को वेट एंड वॉच की स्थिति में आना है कि सरकार का रुख क्या है, इलीगल अपॉइंटीज़ का रुख क्या है, और अन्य जो अवैध हैं उनका रुख क्या है। इतना तो तय है कि भगदड़ मचने जा रही है, ये आप पक्का मान लीजिए। जो भी साथी अभी तक सही सपोर्ट किए, सहयोग किए, हम भरोसा किए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे वो हरिओम भाई हों, चाहे वो फिरोज भाई हों, चाहे वो रामविलास भाई हों, चाहे रवि हों, चाहे प्रवीण पाल भाई हों, जो भी लोग हैं, जितने भी बहुत सारे डिसूजा भाई हैं, शैलेंदर हैं, मतलब अब सबका नाम लेना तो संभव नहीं हो पाता है। मोहम्मद लाइक हमारे सीतापुर के हैं, अनुज वर्मा हैं, ये सब हमारी ज़िंदगी के प्रेम चोपड़ा हैं, ठीक है। तो ये सब सारे के सारे लोग भरोसा किए थे कि हाँ कुछ न कुछ हम लोगों के पक्ष में होगा, तो बहुत सहयोग इन लोगों का रहा। और भी बहुत सारे साथी हैं, ठीक है। तो संभव ये रहता कि हम लोग सबका बाद में हरिओम भाई जैसे हैं, इलाहाबाद से हैं, तो अन्य भी हमारे इतने लोग हैं कि अनिल भाई हैं, दिनेश भैया हैं, सब लोग हमेशा भरोसा किए कि हाँ कुछ न कुछ जो है हम लोगों को मिलेगा। लेकिन इतना जो है इस जजमेंट से एक जो प्रूफ करना था हम लोगों को, जो एक गलत फहमी में सरकार थी कि यहाँ से लेके इनको सब कर लेंगे, वो गलत फहमी सरकार की भी दूर हो जाएगी, उनके अधिकारियों की दूर हो जाएगी, और ऐसे लड़कों की भी दूर हो जाएगी जो सोचते थे कि अरे ये तो याची लाभ वाले हैं, ठीक है। केशव भाई हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, आशीष हैं, विद्यासागर हैं, आलम भाई हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ये सब लोग, जावेद मलिक भाई हैं, कमलेश भाई हैं, तो हर तरफ से इन लोगों ने न केवल सहयोग सपोर्ट किया अपने लेवल से, बल्कि विकास यादव भाई और ये भरोसा जो दिखाया, वो कहीं ना कहीं ये काम किया कि हाँ इन लोगों के प्रति जो है अपनी लोगों की जिम्मेदारी है उसको पूरी निष्ठा से किया जाए। बाकी तो अपने सहयोग समर्पण में और वर्क में कोई कमी नहीं है, उसी का परिणाम है कि आज ये जजमेंट आए हैं। बाकी क्रेडिट लेने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनकी अंतरात्मा खुद जानती है कि उनकी क्या औकात है, क्या उन्होंने किया है, क्या भास्कर यादव ने किया है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।